तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नंबर है चैप्टर 5। इसका नेम है अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो दो टर्म्स है अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी, इनका क्या मतलब है। तो अवेलेबल एनर्जी को एक्सर्जी भी बोला जाता है। इसका जो डेफिनेशन है वो है इट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन हीट इनपुट इन अ साइकिल। तो अवेलेबल एनर्जी का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक हीट इनपुट है, उस हीट इनपुट का कितना परसेंट यानी कि कितना पॉसिबल अमाउंट हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा था कि जो हीट हमें मिलती है उसको 100% वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है और हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट हीट का हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं उसे हम लोग एक्सर्जी या फिर अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं। और ऐसा करते वक्त हमें कुछ हीट को रिजेक्ट करना होगा, जो कि हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा था। तो वो जो मिनिमम अमाउंट हमें हीट को रिजेक्ट करना पड़ा टू ऑब्टेन दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग अनअवेलेबल एनर्जी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट हैज़ बीन रिजेक्टेड टू द सिंक। तो हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी का, इसको इस डायग्राम से समझते हैं। कि मान लीजिए एक सोर्स टेम्परेचर है T1, वहाँ से हम लोग हीट ले रहे हैं Q1। अब ये जो Q1 है हम इसे 100% या फिर कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते एज पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें दो स्टेटमेंट्स थे, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो इसे 100% हम लोग वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो Q का कुछ पार्ट हम लोग रिजेक्ट करेंगे, इसे हमने बोला है Q2। अब बाय एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, Q2 जो है वो जब मिनिमम होगा तभी हमें ये जो वर्क का आउटपुट है वो हमें मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि वर्क प्लस Q इज इक्वल्स टू Q1, वी नो दैट। तो इन दोनों का सम तो कांस्टेंट ही है, तो हमें Q2 को मिनिमाइज करना होगा इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क। तो Q2 मिनिमम जो है उसे हम बोलेंगे अनअवेलेबल एनर्जी। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हमें रिजेक्ट तो करना ही होगा, तभी हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेन होगा। और उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। तो एज पर एक्सप्रेशन Q1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट प्लस Q2। तो डब्ल्यू नेट को मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए Q1 माइनस Q2 मिनिमम होगा। तो हम लोग कार्नोट एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पर एक बार देखते हैं, जो कि है 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। ये कार्नोट एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब हमें मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करने के लिए ये जो कार्नोट एफिशिएंसी है उसे हमें मैक्सिमाइज करना होगा, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कार्नोट इंजन को ऑपरेट करने से हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा। तो हम अगर इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली देखें तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए दो पॉसिबल केसेस हैं। पहला है टी एच जो कि है डिनोमिनेटर में। अगर हम लोग टी एच का वैल्यू बढ़ाएं तो ये जो टर्म है टी एल बाई टी एच, इसका जो टोटल वैल्यू है वो डिक्रीज होगा और 1 माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू इंक्रीज होगा। तो टी एच को इंक्रीज करने पे और टी एच को इंक्रीज करने पे और टी एल को कांस्टेंट रखने पे जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी, वो इंक्रीज करेगी। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग टी एल को डिक्रीज करें और टी एच को कांस्टेंट रखें, तो ये वाला टर्म डिक्रीज होगा और ये टोटल जो है एफिशिएंसी वो इंक्रीज होगी। तो टी एल इज डिक्रीजिंग, कीपिंग द टी एच कॉन्स्टेंट, उससे जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। तो इस दो तरीके से हम लोग कार्नोट की एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है उसके पैरामीटर्स को यूज़ करके हम लोग एफिशिएंसी को डिराइव करते हैं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी एल बाई टी एच होता था, लेकिन इस डायग्राम में जो टी एल है यानी कि सिंक टेम्परेचर या फिर लोअर टेम्परेचर वो है टी नॉट, तो हमने इसे सब्सटीट्यूट किया और जो हायर टेम्परेचर है टी एच इस फोटो में है वो T1। और एफिशिएंसी जो होती है वो होती है डब्ल्यू मैक्स बाई Q1, जो कि हमें बताती है कि हम कितना मैक्सिमम वर्क आउटपुट ले सकते हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। Q1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे
तो ये होगा W max इज इक्वल्स टू Q1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस T नॉट बाई T1 इज इक्वल्स टू, अब Q1 जो ये है टर्म, अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे, वो हो जाएगा Q1 माइनस Q1 मल्टीप्लाइड बाई T नॉट बाई T1 इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q1 बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई T नॉट। हमने इसे सिंप्लीफाई किया है, T1 को Q1 के नीचे लिखा है। तो ये जो टर्म है Q1 बाई T1, इसको हम एंट्रोपी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब हम इसे एंट्रोपी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? हमने पहले एंट्रोपी का फॉर्मूला देखा था जिसमें दो टर्म्स थे, उसमें रिवर्सिबल के केस में सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही टर्म बचता है, Q बाई T वाला। W मैक्स का जो फॉर्मूला निकल कर आता है यहाँ पर, द फर्स्ट टर्म Q1 वो है एज इट इज आ गया, माइनस ये जो टर्म है Q1 बाई T1 उसे हम डेल्टा S लिख सकते हैं, डेल्टा S मल्टीप्लाइड बाई T नॉट एज इट इज। और हमने इस डायग्राम के थ्रू देखा था कि अवेलेबल एनर्जी जो है वो है Q सप्लाइड माइनस अनअवेलेबल एनर्जी, यानी कि अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी का जो सम है तो हमेशा जो नेट हीट सप्लाइड है उसके इक्वल होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि Q1 Q सप्लाइड है तो ये जो सेकंड टर्म है वो भी दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हमें UAE यानी कि अनअवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है, वो है T नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा S। तो कुछ क्वेश्चंस में कई बार UAE यानी कि अनअवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाता है, उस केस में आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके आंसर कर सकते हैं। तो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। 1000 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू ए रिवर्सिबल हीट इंजन। 1000 किलो जूल जो हीट है वो सप्लाइड है, यानी कि QS फ्रॉम अ रिजर्वायर मेंटेन्ड एट 327 डिग्री सेल्सियस and sink temperature is 27 degree Celsius. Then determine AE and UAE means unavailable energy and available energy. तो हम लोग सिंपली सबसे पहले कार्नोट एफिशिएंसी निकालेंगे, जो कि होता है 1 माइनस TL बाई TH। TL यहाँ पर है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 300। सिमिलरली TH यानी कि हायर टेम्परेचर, उसको हम कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 600 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 माइनस TL बाई TH। और एफिशिएंसी जो होती है वो होती है मैक्सिमम वर्क डिवाइडेड बाय Q सप्लाइड। तो यहाँ पर हमने Q सप्लाइड का वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दिया है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सिंपली W मैक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि निकल कर आएगी 500 किलो जूल। W मैक्स ही यानी कि मैक्सिमम वर्क आउटपुट ही अवेलेबल एनर्जी है, और हीट सप्लाइड जो थी 1000 किलो जूल, उसमें से जो पार्ट बचा वो होता है अनअवेलेबल एनर्जी, यानी कि अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा हीट सप्लाइड के बराबर होता है एज पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो अब हम कुछ केसेस देखते हैं जिसमें हम देखेंगे लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी व्हेन सेम हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम इसमें दो केसेस देखेंगे जहां पर हम दो साइकिल्स में सेम हीट सप्लाइड एंड सेकेंड केस में सेम हीट रिजेक्टेड वाले केसेस देखेंगे। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो तो हमें पता ही है, दिस इज सिंपली आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, which is also can be written as W net by QS, जो कि सिंप्लीफाई करने पर आता है 1 माइनस QR बाई QS। अब हम इसमें QR को कांस्टेंट रखेंगे एंड QS को इंक्रीज करेंगे, यानी कि एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। अब ये यहाँ पर इन दो फोटोज़ को आपको रेफर करना है। इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखिए, इसमें दो कार्नोट साइकिल्स हैं। ये एक TS कर्व है, TS कर्व पे कार्नोट साइकिल एक बॉक्स के शेप में होती है। तो ये जो स्मॉलर बॉक्स है वो एक कार्नोट साइकिल है, और जो दूसरा बिगर बॉक्स है वो दूसरा कार्नोट साइकिल। इन दोनों ही कार्नोट साइकिल्स में जो हीट सप्लाइड है Q1 वो सेम है। नो नो, Q1 and Q2 are not same here actually. Q1 is T1 multiplied by delta S and Q2 is T2 multiplied by delta S.
तो अब हम लोग देखेंगे कि अवेलेबल एनर्जी कैसे वेरी करती है ऑन वेरिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। तो एक बार आप फिर से इस फोटो को देखिए। इसमें 3 पैरामीटर्स हमारे पास है। एक है Q1, दूसरा है W नेट मैक्स जो कि अवेलेबल एनर्जी है, और तीसरा है Q2 मिनिमम यानी कि हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्टेड एंड अवेलेबल एनर्जी। तो अवेलेबल एनर्जी के अलावा हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं जिनकी वेरिएशंस पे हम अवेलेबल एनर्जी का वेरिएशन देखेंगे। तो इसमें हम लोग 2 केसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले केस में हम Q1 को वेरी करेंगे यानी कि हीट सप्लाइड जो है उसे वेरी करेंगे और हीट रिजेक्शन को सेम रखेंगे। दूसरे केस में हम लोग Q1 यानी कि जो हीट सप्लाइड है उसे हम कांस्टेंट रखेंगे और जो हीट रिजेक्टेड है उसे हम वेरी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केस 1 से। केस 1 है सेम हीट रिजेक्शन यानी कि Q2 इसमें सेम रहेगा और वेरिएबल हीट सप्लाई होगी यानी कि हीट सप्लाई डिफरेंट होगी। तो एक बार ये जो लास्ट में जो पिक्चर है आप इसे देखिए। इसमें 2 कार्नोट साइकिल यानी कि 2 साइकिल्स प्रेजेंट है। एक जो ये है स्मॉल स्क्वायर और जो दूसरा बिगर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 कार्नोट साइकिल हम लोग कंसिडर करेंगे। पहली वाली साइकिल में जो हीट सप्लाइड है वो है Q1 और हीट रिजेक्टेड है Q0। दूसरे वाले साइकिल में जो हीट सप्लाइड है वो है Q2 और हीट रिजेक्टेड है वो है Q0। ओके, तो जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है जो कि हम जानते ही हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, जो सिंप्लीफाई करने पर निकल कर आता है 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q सप्लाइड। ओके, तो यहाँ पर जो पहली वाली साइकिल है Q1 का जो वैल्यू है वो है T1 यानी कि टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 multiplied by delta S corresponding to this line. So Q1 is equal to T1 delta S and Q2 will be equal to T2 delta S because Q2 is corresponding to temperature T2. तो जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि जो T1 है वो T2 से बड़ा है, T1 is greater than T2 और डेल्टा S constant है because the distance or the length of this line is constant for Q1 and Q2, delta S. So multiplying this inequality by both sides, by delta S on both sides. So T1 delta S is greater than T2 delta S, implies Q1 is greater than Q2. तो यहाँ हमें पता चलता है कि Q1 is greater than Q2 है, यानी कि heat supplied in cycle 1 is greater than heat supplied in cycle 2. तो heat supplied जिस केस में ज़्यादा होती है उस केस में efficiency भी ज़्यादा होती है, because if heat supplied increases, this fraction decreases and 1 minus decreased value will increase. So N1 eta 1 is greater than eta 2. Efficiency for the cycle 1, that is the bigger cycle, जो कि ये बड़ी वाली साइकिल है, उस केस में एफिशिएंसी ज़्यादा देखने को हमें यहाँ पर मिलती है। अब हम लोग केस 2 में देखेंगे। केस 2 जो है उसमें सेम हीट सप्लाइड है और वेरिएबल हीट रिजेक्शन है, जो कि केस 1 का जस्ट ऑपोजिट है। तो एक बार इस फोटो को आप लोग ध्यान से देखिए। पहला जो साइकिल है वो ये स्क्वायर है और दूसरा साइकिल जो है वह ये है रेक्टेंगल। ओके, तो इस केस में Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल्स टू QS, यानी कि हीट सप्लाइड दोनों ही केस में सेम है। Q1 का वैल्यू रहेगा T1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा S, this is the T1 and length from this point to this point is delta S, जो कि हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है। उसके बाद हम देखते हैं Q2 जो कि Q1 के इक्वल है, which is equals to T2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा S डैश, क्योंकि अगर हम इसे सिर्फ डेल्टा S से मल्टीप्लाइड करते तो उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता, क्योंकि T2 जो है T1 से लेसर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे T2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा S डैश डैश यहाँ तक। Q1 और Q2 को सेम रखने के लिए हमें यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज है वो इंक्रीज करना पड़ा। तो Q1 is equals to Q2. As we know, T1 is greater than T2, which implies delta S is lesser than delta S dash, क्योंकि T1 और delta S, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है
इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है। T1 डेल्टा एस इज इक्वल्स टू T2 डेल्टा एस। अगर T1 कैपिटल होता है तो इसका जो मल्टीप्लाइड फैक्टर है उसे कम होना होगा, तो हमें ये ऑब्टेन होता है कि डेल्टा एस इज लेसर देन डेल्टा एस डैश, जो कि इस पिक्चर से बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। अब हम इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड टी नॉट से मल्टीप्लाइड करेंगे, जो कि है सिंक टेम्परेचर, जिस पे हम लोग हीट का रिजेक्शन कर रहे हैं। तो इस इनइक्वालिटी में हम टी नॉट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस इज लेसर देन द टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस डैश। अब ये जो टर्म है, ये टर्म रिप्रेजेंट करते हैं क्यू रिजेक्टेड, यानी कि क्यू रिजेक्शन इन बोथ साइकिल्स। सो टी नॉट डेल्टा एस है वो है क्यू रिजेक्टेड इन साइकिल 1, यानी कि ये वाला पार्ट टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस। और सेकेंड साइकिल में जो है हीट रिजेक्टेड का पार्ट, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस डैश, जो कि ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो अब जाहिर सी बात है कि जिस साइकिल में हीट का रिजेक्शन ज़्यादा है उसमें अवेलेबल एनर्जी कम होगी, क्योंकि जो हीट सप्लाइड है वो दोनों ही साइकिल में सेम है। अब एक साइकिल में हीट का रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसका अवेलेबल एनर्जी कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये कंक्लूजन मिलता है कि सेकेंड साइकिल जिसमें हीट का रिजेक्शन ज़्यादा था उसका अवेलेबल एनर्जी कम होगा एज कम्पेयर टू अवेलेबल एनर्जी इन साइकिल 1। तो ये हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया। अब बात ये है कि कितना डिफरेंस है, कितना उनकी अवेलेबल एनर्जी में डिफरेंस है, या फिर कितना डिफरेंस है उनकी अनअवेलेबल एनर्जी में। यानी कि हीट रिजेक्शन जो साइकिल 2 में हमने देखा कि जो कि ज़्यादा था वो साइकिल 1 से कितना ज़्यादा है, उसे फाइंड आउट करने में अब हम इंटरेस्टेड हैं। तो अब हम उसे बोलेंगे इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। अब अनअवेलेबल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये जो डिफरेंस है क्यू रिजेक्टेड उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो वो होगा टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस डैश माइनस टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस। तो यहाँ पर टी नॉट हमने कॉमन लिया, टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एस। अब ये जो टर्म्स हैं डेल्टा एस डैश और डेल्टा एस, इसका वैल्यू हम इनिशियल इक्वेशंस जो थी हमारी यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा एस सिंपली होगा Q1 बाई T1, इस T1 को यहाँ पर लेकर आएंगे, और डेल्टा एस डैश होगा Q2 बाई T2, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। Q1 इज इक्वल्स टू T1 डेल्टा एस और डेल्टा एस होगा Q1 बाई T1। Q2 इज इक्वल्स टू T2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस डैश, तो यहाँ से हमने डेल्टा एस डैश का वैल्यू भी फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर जो है Q2 को हमने Q1 भी लिखा है, क्योंकि Q2 इज इक्वल्स टू Q1 जो कि हीट सप्लाइड है, जो कि दोनों साइकिल में ही सेम है। तो अब हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में डेल्टा एस डैश और डेल्टा एस का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब हम इसमें से Q1 को कॉमन लेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, टी नॉट इंटू Q1 ब्रैकेट ऑफ 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी और लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। इन दोनों केसेस का ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर मिलेगा। ये एक्सप्रेशन बहुत सारे PSU एग्जाम्स में डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस एक्सप्रेशन को आपको याद ही रखना होगा। अब इस एक्सप्रेशन से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है T1 माइनस T2, ये जो पैरामीटर है लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी या फिर इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमें लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार हम इस नोट पॉइंट को रीड करते हैं, मोर द टेम्परेचर डिफरेंस मोर विल बी द लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, देयरफॉर वी कैन से दैट। अब ये जो नेक्स्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेम हीट is having more importance at higher temperature in comparison to lower temperature। यानी जो सेम हीट है उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है तब जब वो एक हायर टेम्परेचर से आ रही है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। मान लीजिए कि 10 किलो जूल का एनर्जी मैंने आपको दिया। 10 किलो जूल का एनर्जी अगर 100 डिग्री सेल्सियस से आता है
तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेम 10 किलो जूल का एनर्जी 50 डिग्री सेल्सियस से आए। सेम हीट का वैल्यू हायर टेम्परेचर से आने पर ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस होता है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी काफ़ी सिमिलर है अवेलेबल एनर्जी से। अवेलेबिलिटी में भी हम लोग मैक्सिमम यूज़फुल वर्क फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसमें हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम की बात करते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी एक्सेट्रा। अब उस सिस्टम को हम डेड स्टेट में लेकर आए। डेड स्टेट क्या होता है? डेड स्टेट एक एम्बियंट स्टेट है, यानी कि उसके सराउंडिंग की जो स्टेट है उसमें हम लेकर आए उसकी इनिशियल स्टेट से। तो हमें जो वर्क का मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है उसे हम लोग अवेलेबिलिटी कहते हैं। अवेलेबिलिटी इज सिंपली maximum useful work that can be extracted in a process in which system comes into equilibrium with dead state. तो अवेलेबिलिटी वही है मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक सिस्टम से, जिसे हम इनिशियल स्टेट से एम्बियंट स्टेट जो कि डेड स्टेट भी है उसके साथ हम लोग उसे इक्विलिब्रियम में लेकर आते हैं। तो अवेलेबिलिटी का हम लोग अब एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। पहला जो केस है वो है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम के केस में अवेलेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे ओपन सिस्टम के केस में अवेलेबिलिटी क्या होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो एक्सप्रेशन है टी डी एस इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, जो कि हमने पहले देखा है। पी डी वी को यहाँ पर लिखा है यूजफुल वर्क ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम। तो ये जो यूजफुल वर्क है हम इसे फाइंड आउट करेंगे। इसे हमने इसी साइड रखा, डी यू को हम लेकर गए लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये एक्सप्रेशन होता है टी डी एस माइनस डी यू। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। डी एस जो है, डी एस को हमने सिंप्लीफाई किया एस एफ, यानी कि फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी माइनस यू एफ माइनस यू आई। तो जो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट को एक बार हम इस फोटो में देखते हैं। उसे हम लोग डेड स्टेट, एम्बियंट स्टेट, सराउंडिंग स्टेट और भी डिफरेंट नेम से हम लोग जानते हैं। तो उसके जो पैरामीटर्स है उसमें हम लोग नॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी नॉट, टी नॉट, एच नॉट, एस नॉट, वी नॉट, यू नॉट एक्सेट्रा। यहाँ पर जो भी फाइनल पैरामीटर्स है उसको हमने नॉट से रिप्रेजेंट किया। टी नॉट ब्रैकेट ऑफ एस नॉट माइनस एस वन माइनस यू नॉट माइनस यू वन। वन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल स्टेट। वन हमने यूज़ किया है इनिशियल स्टेट के लिए। तो यूजफुल वर्क की इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स को रीअरेंज करके। यू वन माइनस यू नॉट माइनस टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एस वन माइनस एस नॉट। तो हमने एक्सप्रेशन लिख दिया है। इनिशियल स्टेट जो कि है स्टेट वन से फाइनल स्टेट जो कि है डेड स्टेट नॉट, उसमें ले जाने पर हमें मैक्सिमम यूज़फुल वर्क है, यूज़फुल वर्क है वो कितना ऑब्टेन होगा, उसका एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर मिला। इसे हमने और जनरलाइज किया कि किसी भी दो स्टेट के बीच में, स्टेट वन टू स्टेट टू ले जाने पर हमें कितना यूज़फुल वर्क ऑब्टेन हो सकता है। ये एक्सप्रेशन हमने किस तरह फाइंड आउट किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इस सिस्टम को डायरेक्टली वन से टू स्टेट में ना ले जाकर हम इसे फर्स्ट टू डेड स्टेट और सेकंड टू डेड स्टेट ले जाने पर हमने इसकी एनर्जी का डेरिवेशन किया, और उस डिफरेंस जो हमें मिला उससे हमने इनिशियल टू फाइनल स्टेट ले जाने पर जो हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा उसे हमने ऑब्टेन किया। तो यहाँ पर एक जनरलाइज इक्वेशन हमें मिल जाती है यूज़फुल वर्क की, जिसमें हम इनिशियल टू फाइनल स्टेट सिस्टम को लेकर जा रहे हैं। उस केस में हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। यूज़फुल वर्क फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल माइनस टी नॉट ब्रैकेट ऑफ एस इनिशियल माइनस एस फाइनल। अब हम देखते हैं क्लोज सिस्टम केस में ही मैक्सिमम यूजफुल वर्क। मैक्सिमम यूजफुल वर्क, तो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था यूजफुल वर्क, अब हम देख रहे हैं मैक्सिमम यूजफुल वर्क। क्योंकि क्लोज सिस्टम में कुछ जो वर्क का लॉस है वो पिस्टन की मूवमेंट या वॉल्यूम चेंज होने के केस में कुछ वर्क का लॉस या फिर एडिशन भी होता है। तो उस केस में हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म को
यूज़ किया है विच इज़ माइनस पी नॉट डी वी। हमने इसे सिमिलरली सिंप्लीफाई किया है और ये हमें फाइनल एक्सप्रेशन क्लोज सिस्टम के केस में मिलता है, जिसके थ्रू हम मैक्सिमम यूजफुल वर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें मिला है क्लोज सिस्टम के केस में फॉर मैक्सिमम यूजफुल वर्क इज इक्वल्स टू u initial minus u final minus t naught multiplied by s initial minus s final plus p naught multiplied by v initial minus v final। अब हम लोग सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। सेकंड केस जो है वो है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में यूजफुल और मैक्सिमम यूजफुल वर्क का एक्सप्रेशन सेम होता है, क्योंकि इसमें कोई वॉल्यूम का चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका जो एक्सप्रेशन है वो सिंपली h1 h initial minus h final minus t naught multiplied by s initial minus s final है फॉर द बोथ केसेस यूजफुल वर्क एंड मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ये आप लोग डायरेक्टली इसे याद रख सकते हैं। नोट पॉइंट में सिंपली ये लिखा है द एक्सप्रेशन ऑफ यूजफुल वर्क एंड मैक्सिमम यूजफुल वर्क फॉर ओपन सिस्टम आर सेम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है फ्लो अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी फंक्शन। ये अवेलेबिलिटी का ही अवेलेबिलिटी फाइंड करने का ही एक अलग तरीका है, जिसमें हमने क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के लिए कुछ फंक्शंस डिफाइन कर दिए, जिसमें मान लीजिए एक सिस्टम किसी इनिशियल स्टेट में है, तो उस स्टेट में हम उस फंक्शन का वैल्यू डिफाइन कर देंगे और सिस्टम जब फाइनल स्टेट में आता है उस फाइनल स्टेट्स के पैरामीटर यूज़ करके हम उसके फाइनल स्टेट का फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और उन दोनों फंक्शंस के डिफरेंस हमें अवेलेबिलिटी फाइंड आउट करने में हेल्प होगी। अब उन फंक्शंस का यूज़ ना करके अभी हमने जो प्रीवियस फार्मूले देखे हैं क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम, उन फार्मूले के थ्रू भी हम लोग अवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो सिंपली क्लोज सिस्टम के लिए जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो है फाई सी एस। सी एस रिप्रेजेंट्स क्लोज सिस्टम। इसका सिंपली वैल्यू है u प्लस पी नॉट वी माइनस टी नॉट एस। तो मान लीजिए कोई क्लोज सिस्टम स्टेट 1 में है तो u1 प्लस पी नॉट वी वन माइनस टी नॉट एस वन, फाइनल स्टेट में 2 रख कर इसका वैल्यू निकाल लें और डिफरेंस जो होगा वो होगा अवेलेबिलिटी। तो सिंपली यहाँ पर हम देख सकते हैं मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्लोज सिस्टम के केस में 1 माइनस 2 यानी कि इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, जो कि आता है फाई 1 माइनस फाई 2। मैक्सिमम यूजफुल वर्क का एक्सप्रेशन हमने यहाँ से यूज़ किया है, फाई 1 माइनस फाई 2 निकल कर आता है। एंड ओपन सिस्टम के केस में साई इसका फंक्शन है h माइनस टी नॉट एस 1 to 2। हमने यहाँ से मैक्सिमम यूजफुल वर्क का एक्सप्रेशन लिया और इसे सिंप्लीफाई किया, जो कि निकल कर आता है साई 1 माइनस साई 2। तो सिंपली कोई भी सिस्टम एक स्टेट में है, इसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर उसके अवेलेबिलिटी फंक्शन का वैल्यू निकालिए और उसके डिफरेंस को फाइंड आउट कीजिए, हमें अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। या फिर सिंपली ये प्रीवियस एक्सप्रेशंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वर्क एंड एक्चुअल वर्क। तो अभी हम देख रहे थे कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क हम लोग कितना निकाल सकते हैं, बट रियलिटी में मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज सिस्टम में बहुत सारी इरिवर्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे फ्रिक्शन, लीकेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक थ्योरम है, गाय-स्टडलास थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द रेट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी is directly proportional to rate of entropy generation। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इरिवर्सिबिलिटी का रेट है आई डॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी एस डॉट के, यानी कि रेट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। तो इसे हम लोग ने सिंप्लीफाई किया, आई इज इक्वल टू टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी एस यूनिवर्स। दिस इज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप लोगों को याद रखना है, बिकॉज ये काफ़ी क्वेश्चंस में डायरेक्टली इरिवर्सिबिलिटी का वैल्यू पूछ लिया जाता है। अब हम लोग कुछ फंक्शंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले चैप्टर्स में उनका यूज़ होगा। तो पहला है गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है,
इसका फॉर्मूला है, इसे डिफाइन किया गया है G इज इक्वल्स टू H माइनस टी एस, जहाँ पर H इंथैल्पी है, T टेम्परेचर एंड S इज एंट्रोपी। चेंज इन गिब्स फंक्शन, इसे हम डिफरेंशिएट करके ऑब्टेन करेंगे dg इज इक्वल्स टू dh माइनस tds माइनस sdt। अब tds का एक्सप्रेशन हमें पता है, जो कि हमने पहले के चैप्टर्स में भी देखा है, dh माइनस vdp, जो कि हमने एंथैल्पी के डेरिवेशन में ये एक्सप्रेशन देखा था। ये tds को हम इस वाले वैल्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। dg जो निकल कर आता है वो है vdp माइनस sdt, चेंज इन गिब्स फंक्शन। सिमिलरली एक और फंक्शन हम देखते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन GHF, इसे हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, F इज इक्वल्स टू U माइनस TS। चेंज इन गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, DF इज इक्वल्स टू DU माइनस TDS माइनस STT, और TDS जो होता है वो है DU प्लस PDV। TDS की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें DF का वैल्यू मिलेगा माइनस PDV माइनस STT। तो ये एक्सप्रेशन आप लोग एक बार देख सकते हैं। हम सिंपली ये इनिशियल फंक्शंस याद रख सकते हैं, ये सब हमें डिराइव करके हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली इनिशियल फंक्शंस आपको याद रखने हैं। तो एक बार हम PMM2 और PMM3 का डेफिनेशन देखते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन। PMM1 का डेफिनेशन हमने पहले देख लिया है। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड इज इम्पॉसिबल because it violates second law of thermodynamics, that is complete conversion of heat into work is not possible। तो सिंपली PMM2 पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को वायलेट करती है, which means heat cannot be completely converted into work through a cycle। PMM3 जो है perpetual motion machine of third kind is impossible as it is impossible to construct a device which completely runs in absence of friction। तो ऐसा कोई डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है जो कि फ्रिक्शन के बिना चले। सो देयर इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर को अचीव करना इम्पॉसिबल है थ्रू ए फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यानी हम 0 केल्विन टेम्परेचर कभी अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद ये एक स्टेटमेंट है, नर्स्ट साइमन स्टेटमेंट, एंट्रोपी, जो कहता है कि एक प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 होती है। एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। अब हम लोग एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सिंपली ये बताता है कि जो गैस जिसे हम लोग डील कर रहे हैं वो आइडियल गैस से कितना डिविएट करती है, यानी कि आइडियल गैस से कितना उसमें डिविएशन है। इट रिप्रेजेंट्स द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। एक्सप्रेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज Z is equals to PV by RT। Z का वैल्यू 1 होता है आइडियल गैस के लिए, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर Z का वैल्यू हम 1 इसको सब्सटीट्यूट करें तो सिंपली PV इक्वल टू RT हमें देखने को मिलता है। और Z का वैल्यू नहीं है, Z का वैल्यू लेसर देन 1 और ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में इट इज़ नॉट फॉलोइंग। तो उस केस में ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये आइडियल गैस से डिविएट कर रहा है। Reduced pressure, it is defined as ratio of actual pressure to the critical pressure। These are dimensionless parameters। तो ये जो है यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं इन्हें रिड्यूस्ड पैरामीटर्स डिफाइन किया है। रिड्यूस्ड पैरामीटर सिंपली रेशियो होते हैं एक्चुअल प्रेशर का और प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट, एक्चुअल टेम्परेचर, टेम्परेचर एट क्रिटिकल पॉइंट, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट। तो इनका जो रेशियो है VR, TR एंड PR, इन्हें बोलते हैं रिड्यूस्ड पैरामीटर्स, और रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड वॉल्यूम। उसके बाद हम एक टॉपिक देखते हैं, सेकंड लॉ एफिशिएंसी। सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी, तो ये जो लॉ है डिफाइन करता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसमें रेशियो है एक्चुअल एफिशिएंसी और कार्नोट एफिशिएंसी, यानी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल एफिशिएंसी टू द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। तो COP के केस में COP एक्चुअल डिवाइडेड बाय COP ऑफ रिवर्सिबल, इसके थ्रू हम
ईटा सेकंड यानी कि सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।